आज एक बंदा जो कि इन्फेंट्री का है, उसके सीओ साहब उसको ओबीसीटी और वेट में घर भेज रहे हैं, जिसका 90 केजी वजन है। बंदे को 6 महीने का टाइम दिया गया वजन घटाने का, लेकिन एक तरफ उसको वजन घटाने का टाइम दिया और दूसरी तरफ उसको पोस्ट पर रखा, यानी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी नहीं किया। यानी इसमें साफ झलक रहा है कि इनका जो सीईओ है वो कहीं ना कहीं घटियागिरी और आरामखोरी कर रहा है। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि कितने ही अफसर और वेट में नौकरी कर रहे हैं, क्या उनकी कोई लिस्ट आई कि उनकी डेट निकली घर जाने की, या ये सिर्फ जवानों के लिए ही जो नियम आया था उस नियम में साफ लिखा हुआ है कि ऑल अफसर्स जेसीओज ओआरस फिजिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे। उसमें सारे के सारे इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपको बहुत दिन पहले तस्वीरें भी चली थी ट्विटर में 120-20 केजी के अफसरों की भी, जो आज नौकरी कर रहे हैं। और एक तरफ एक जवान जो 90 केजी का हुआ है, जिसको मौका नहीं दिया गया फिजिकल एक्टिविटी का। हालांकि उसका रिकेट हुआ, तब तक उसको पोस्ट पर रखा तो वजन घटा नहीं, फिर उसकी डेट निकाल दी इसी मार्च में, और वो मार्च में जा रहा है। फिर जब इसी बीच में 2 महीने में उसने 12 किलो वेट भी कम किया है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि हम अगर सीओ साहब कहे तो इसको फिट कर सकते हैं। तो आखिर सीओ क्यों नहीं मान रहा? दूसरी बात, ये जो जवान है बिल्कुल गरीब परिवार से है, पिताजी खत्म हो रखे हैं, माताजी, 2 छोटी बहनें, भाई, उन सब का बोझ इसके ऊपर है। फौजी आदमी ज़्यादातर जैसे ये भी लोन निकाल कर बैठे हुए हैं, घर बना रहे हैं, उसका लोन नहीं उतर पाया है अभी तक। 11.5 साल की सर्विस में क्यों कैलकुलेट तो किया था इन्होंने, भाई कम से कम 15-17 करूंगा जब तक हो जाएगा, लेकिन इसको पता नहीं कि बहुत से अजगर जो आपको खाने के लिए बैठे हुए हैं उनका इलाज क्या हो। तो आज इस वीडियो में अगर उन अजगरों को समझ में आए, हालांकि मैंने बात करने की कोशिश की है, इनके कमांडेंट साहब तो हमारा नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डालकर बैठे हैं, और सीओ साहब भी फोन उठा नहीं रहे हैं। अगले वीडियो में उनका बाकायदा नाम के साथ मैं एक्सपोज करूंगा कि वो कौन है, ताकि पब्लिक ऐसे लोगों को देख सके जो अपने आप को बोलते हैं कि हम वी आर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स, पूरे देशभक्त बनते हैं। वो देशभक्त अपने ही जवानों से किस तरह की खुंदक निकालते हैं, जबकि उनके हाथ में पावर दी हुई है, लेकिन उस पावर का मिसयूज करते हैं। उनके घरों में जो चमचे काम कर रखे हैं या कर रहे हैं, ऐसे बहुत से जो पूरी सर्विस पका चुके हैं, वो बढ़ी हुई सर्विस कर रहे हैं कैटेगरी में, लेकिन एक जवान जो सब कुछ एक्टिविटी करते हुए भी सिर्फ वेट बढ़ा है और उसी में उसको भगाया जा रहा है। तो आज इसी पर आधारित वीडियो है, वीडियो देखें, शेयर करें। और जो ये अजगर हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब बंदा कोर्ट जाता है तो कोर्ट के बहुत से साफ शब्दों में आदेश हैं कि उसकी जो कलर सर्विस है, मिनिमम पेंशनेबल सर्विस है, वो कराई जाए। वो कोर्ट से स्टे लेकर आ जाता है, लेकिन इन गधों की वजह से वकीलों की जेब भर रही है, कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है। फिर वो बंदा आ तो जाता है, उसकी सर्विस भी पूरी हो जाती है, लेकिन वो बेचारा उतने पैसे वहां भर देता है, और ये फिर कोर्ट के जूते जाते खाकर चुप हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा करते हो? आज इसी विषय पर वीडियो है, वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज एक हमारे भारतीय सेना के नायक हैं जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, और उनकी फैमिली ने मुझे कॉल करके बताया कि सर, मेरे हस्बैंड को अगले साल मार्च में घर भेजा जा रहा है, यानी उनकी डेट आ चुकी है घर आने की, और उनकी सर्विस अभी मात्र 11.5 साल हुई है। उनको भेजा क्यों जा रहा है? क्योंकि वो ओबीसीटी यानी ओवरवेट है। आज हम इसी चीज पर चर्चा करना चाहते हैं। इन्फेंट्री का ये जवान, और ये जवान नहीं, इन्फेंट्री हमारी इंडियन आर्मी में एक सबसे टफ ड्यूटी इन्फेंट्री की है, जो ज्यादातर पीस में कम और फील्ड में ज्यादा रहती है। और कई बार तो इन्फेंट्री का बंदा बेचारा, उसकी यूनिट फील्ड में होती है, और जब पीस में आती है तो किसी आरआर वगैरह की वैकेंसी आ गई तो फील्ड टू फील्ड ही चला जाता है।
तो इस प्रकार उनकी नौकरी टफ होने के बावजूद फील्ड में रहने से के कारण उनको फिजिकल का मौका नहीं मिल पाता और कई बार वेट बढ़ जाता है ऐसी स्थिति में। इसी तरह इस बंदे का जो वेट है वो 90 केजी 90 केजी हुआ। 90 केजी हुआ तो इसको ओबेसिटी कर दिया गया। ओबेसिटी किया इसको तो ओबेसिटी में 6 महीने का जो होता है टाइम पीरियड की, 6 महीने में आप वजन घटाओ। इस बंदे ने कहा भी कि भाई मेरे को अगर वजन घटाना है तो या तो आप मेरे को पीस में छोड़ो या कहीं ऐसी जगह जहां मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर सकूं। लेकिन उस समय इनके जो और ओहदेदार नीचे वाले कि हमें कोई मतलब नहीं, हमारी तरफ से आप पोस्ट पे जाओगे, और पोस्ट भी कहां, जहां दिन रात मतलब डे नाइट लगातार ड्यूटी, जहां बंदा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाए। 3-4 महीने वहां रहते ही और इसको बोला भाई जाओ अपना वो करवाओ, ओबेसिटी का आपका आया है, आप अहमद जाओ रिकेट के लिए। अब वहां गया, उस समय इसका वजन कम हुआ नहीं और डॉक्टर ने इसको ओबेसिटी में परमानेंट कैटेगरी कर दिया। परमानेंट कैटेगरी होते ही कुछ दिन बाद ही सीओ साहब, जिसकी पावर होती है कमांडिंग ऑफिसर की, कि वो वहां से आता है आदेश की भाई ठीक है जो कैटेगरी है आप उनको भेजो। तो इसने इसी बंदे को उठाया कि भैया आप मेरी तरफ से आपका सेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ करता हूं और इनकी पेंशन डेट निकाल दो। बंदे ने कहा कि सर मेरे को मौका दिया नहीं वजन कम करने का। बोले हमें पता नहीं, आप साइन करो। तो इसने अपने घर वालों को बताया, इनकी माता जी, इनकी वाइफ, इनके परिवार के लोग गए सीओ साहब के सामने, रिक्वेस्ट करी, हाथ पैर जोड़े, लेकिन उसने उनके परिवार के लोगों को तो कह दिया कि हाँ ठीक है भाई कर दूंगा, लेकिन उनको भेज दिया और उसके बाद में इसकी आरएमपी की डेट निकाल दी रिटायरमेंट की। मतलब सीओ साहब पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बोला मेरी तरफ से तो भैया जाओगे। मार्च में इनकी डेट निकल चुकी है। बंदे ने इस बीच में जो इसको टाइम मिला 90 केजी से वेट को पहले 9 केजी तोड़ा, 81 पे आया, फिर 81 से 78, इस तरह करके 2 महीने में कोशिश करके 10-12 किलो वेट भी घटा लिया। जब आरएमबी में ये डॉक्टर साहब के पास पहुंचे, डॉक्टर साहब ने बोले यार अब तो आपका वजन बढ़ गया, मैं आपको फिट कर सकता हूं, लेकिन अगर आपके सीओ चाहें तो इस आरएमबी को अगर वो सीओ कहे तो मैं आपको फिट करके भेज दूं, लेकिन आपके सीओ के हाथ में है। सीओ के पास इन्होंने परिवार भेज दिया, लेकिन सीओ साहब नहीं माने। अब ऐसी स्थिति में बंदा कहां जाए? बंदों के पास एक रास्ता है कि ये कोर्ट की तरफ जाए और स्टे ले लें। और ऐसी स्थिति में अमूमन कोर्ट के पास जाते ही कोर्ट देखता है, क्योंकि कोर्ट के बहुत से ऐसे आदेश आए हुए हैं जो कई बार इन अधिकारियों के जूते मारे गए हैं, और जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो जवान की पेंशनेबल सर्विस है, जो कलर सर्विस है, मिनिमम 15 साल कराओ और फिर उसको भेजो। लेकिन बिना जूते खाए वो मानते नहीं। फिर जवान वहां जाता है, वकील करता है, वकील को खर्चा, फिर कोर्ट में जाए, फिर कोर्ट का स्टे, और फिर अपनी नौकरी निकालता है। तो इस सिस्टम का ये जो गलत रवैया है, इसको कौन ठीक करे? उस सीओ साहब का नंबर मेरे पास भी है, लेकिन मैंने पहले किसी सिलसिले में उस साहब से एक बार बात की थी, किसी बंदे के सिलसिले में। उस समय बड़ी मुश्किल से वो, हालांकि हमारी तरफ से नहीं माने, हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से या कहीं से भी जैक लगा के ऊपर तक, तब जाकर उन साहब को और उनके सेंटर कमांडेंट तक को कॉल कराए, तब जाकर उन्होंने वो काम किया था। लेकिन अब ये दोनों महाशय ने हमारा नंबर एक ने तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो उनको क्या लगता है कि ब्लैक लिस्ट में डालने से क्या समस्या खत्म हो जाएगी? समस्या का हल बात करने से होता है। आपने तो पल्ला झाड़ लिया, हम क्या करें, सरकार का नियम है। तो क्यों नहीं हमारे ये सरकार का नियम होते हुए सरकार को ये अधिकारी बिल्कुल ही हमारे अब इस समय मतलब चूड़ियां पहनने वाले सारे अधिकारी हो गए, क्या सरकार को कोई चिट्ठी नहीं लिख सकता क्या कि भाई इन्फेंट्री के लोग हैं, आप तो नियम लेकर आ गए कि ठीक है फौज को फिट करना था, बीच में नियम आया था कि वेट बढ़ेगा तो हम छुट्टियां कम कर देंगे, चलो वो वहां तक भी ठीक था। पहले जो ओबेसिटी का जो नियम था कि जो ओवरवेट होता था बंदा, तो उसको टाइम दिया जाता था सेम वही 6 महीने का, नहीं तो परमानेंट कैटेगरी कर दिया जाता था। फिर उसको 2 साल का टाइम पीरियड दिया जाता था कि भाई अपना वजन घटाओ। और ऐसी स्थिति में 2 साल तक बंदा अगर वो इसमें फील्ड में ना रहकर
उसको पीस में भेजा जाता था। उसका फिजिकल स्टैंडर्ड करने के लिए उसको कहीं भी अपना कोर्स पर भेजो, उसको सेंटर में भेजो ताकि अपना फिजिकल अपडेट करे। लेकिन ना ही तो वो कार्रवाई, क्यों, हमारे पास बंदे नहीं है। इन्हीं का मेरे को जब किसी ने बताया, उधर सेंटर से पता किया, तो सीओ साहब कह रहे हैं कि मेरे को भाई बंदे चाहिए, बढ़िया बढ़िया, चाहे अग्निवीर हो या कोई भी हो, 30 जवान मुझे चाहिए। तो इनके कमांडेंट साहब ने इन सीओ को जूते भी मार रखे हैं इस बात का। हालांकि ये बात कोई उस लिखित में या उसमें नहीं है, लेकिन जहां हमें हमारे जो सूत्र है, बोलते हैं ना कि बहुत सी चीजें चलती हैं कि सूत्र के हवालों से खबर है, तो उसी तरह हमारे को खबर है कि सीओ साहब ने इसको जूते भी मार रखे हैं। पहले भी सेम इसी बंदे को इसने कुछ दिन पहले भी भरा था। अब इस बंदे से खुंदक क्या है ये तो सीओ साहब जाने। ऐसे में सबसे बड़ी अधिकारियों की, हमारे अधिकारियों की, बोलते हैं कुर्सी जब किसी को मिल जाती है, कुर्सी दी जाती है। आज जैसे हम बहुत से लोग बोलते हैं कि राजा महाराजा, राजा महाराजा, राजा महाराजा और रॉयल्टी के लिए, खानदानी जो खून होता है उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है जब आप राजा कहलाते हो या रॉयल्टी आप में पैदा होती है। आज रॉयल्टी किसके पास है? जो चेयरपर्सन है, चाहे वो हमारे मंत्री हैं, चाहे बड़े अधिकारी हैं, जिनको चाहे किस्मत से समझो, चाहे उनकी मेहनत से समझो, कुर्सी मिल जाती है। तो कुर्सी मिलने के बाद, चाहे वो जैसे अब जज साहब है, अगर कुर्सी पर बैठेगा तो शाम तक पता नहीं कितनों को फांसी तोड़ देगा, कितनों को ही आपको सजा दे देगा। अगर ऐसे इसी तरह हमारे जो कमांडिंग अफसर, अगर आपको कमांडिंग अफसर का ओहदा मिल जाता है तो उसके बाद में छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन कुछ आरामजादे ऐसे हैं, वो छोटी छोटी जवानों की पहले की बातें याद रखते हैं। जैसे हो सकता है किसी जमाने में इसका सहायक जाने के लिए मना किया हो, या कोई बात हो गई हो, तो ऐसी चीज़ों का, हालांकि बंदा कह रहा है कि सर मेरे पास तो कोई खुंदक भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ों का वो याद रखते हैं, बंदा भूल जाता है। लेकिन जो सही बंदा है, जैसे मेरे को खुद याद है, मेरे एक, जब मैं भर्ती होकर गया था उसी समय हमारे 3-4 लेफ्टिनेंट भी आए थे। तो जब वो नए नए आते हैं, ये अपनी जवान की बैरिक में भी रहते हैं और चीज़ें भी होती हैं, तो उस समय मैं एक दो से हमारी जैसे छोटी मोटी चीज़ पे बहस हो गई थी। एक ऐसा भी था जिसको हमने ये गाड़ियाँ वगैरह, ये EMT वगैरह सिखाया, तो हमारे से घुल मिल भी गए थे। लेकिन वो समय के साथ जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं, बदलते रहते हैं। तो उनका एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक को तो, जिसको मैंने एक बार, वह एक गाड़ी सिखा रहा था AM50 का, और उसमें कोई नुकसान हो गया था। तो वो माँ से इतना रोने लग गया था, गिड़गिड़ाने लग गया था, रविंदर शेखावत यार इसको तू अपने ऊपर ले ले, मेरे को बोलेगा तो सीओ, मतलब मेरे को जूते मारेगा सीओ। जूते मारने का मतलब ये नहीं कि पैर का जूता मारते हैं, वही डांट फटकार होती है जो फौज की भाषा में बोलते हैं। और कई बार भिगो के जूते मारने का मतलब है अच्छे से डांट फटकार। तो बोला कि भाई मेरे को तो भिगो भिगो के जूते मारेगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं तो जवान हूँ, सिपाही रहा हूँ, मैं कह दूंगा मेरे से हो गया, और हमारे लिए तो ऑथराइज एक्सरसाइज में हम थे, तो ठीक है, हो गया तो हो गया। तो आए सीओ साहब, मैंने बता दिया, हालांकि उसके जूते मैंने खाए। तो उस समय महाशय ने बोला था कि मैं याद रखूंगा यार कभी तेरे इस चीज़ को भविष्य में। लेकिन उस भविष्य में श्रीमान जी को एक बार कंपनी कमांडर का मौका मिला था, कई हम बाहर थे, तो मैं उसको कई बार, मैं तो ये सोचता था कि यार ये याद रखेगा छोटे इस एहसान को, हालांकि छोटा सा ही था। तो किसी बंदे को इमरजेंसी छुट्टी जाना था, तो उस बंदे को, वो ये कंपनी कमांडर भी कई बार इकल्ला इंडिविजुअल कमांड आ जाती तो तोप बन जाता है। तो वो तोप बन गया, नीचे सीनियर जैसे को पंप कर दिया कि इसको मिलने नहीं देना है, हम कहीं टास्क पे थे, और वो बंदा बेचारा रो रहा था। अब मेरे से हमेशा ही यूनिट में रहते हुए भी कभी किसी की, मेरी समस्या तो अलग ही है, मैं दूसरे की समस्या के लिए भी मैंने बताया अपने उनको, यार इसको नया लड़का है, उनको इसकी समस्या को करो। तो CHM ने हाथ खड़े कर दिया, हम नहीं जाएंगे, कंपनी कमांडर साहब ने मना कर रखा है, कोई नहीं आएगा। सीनियर जैसे था वो हमारा एक खैनी खाने वाला, गुटखा खैनी खाए, और भैया मेरे को नहीं पता, चला जाए हिम्मत है तो, लेकिन सीओ साहब, कंपनी कमांडर साहब जूते मारेगा। तो बंदा रो रहा था, कुछ ऐसी समस्या थी। तो मैं बोला ठीक है, मुझे ये था कि भाई मेरा तो साहब एहसानमंद है, हो सकता है मेरी बात मान लेगा। तो मैं सीधा ही उसके उसमें पहुंच गया। तो उसको, उसका बर्थडे था, उसको मैं बताया साहब को बोल सीखा होता है। तो पहले तो उसने बोला कि साहब का रेस्ट बोलो, उसको बाद में आएगा, साहब का रेस्ट टाइम है। तो मेरे को ऐसी चीज़ों में कई बार खुंदक भी आती थी। मैंने सीधा बोला वो साहब को बोल कोई इमरजेंसी है, ठीक है, और वो अभी मिलना चाहता है। तो वो इतनी बात सुना, तो उसने ठीक है बुला ले अंदर। में गया, वो हाँ हाँ बोल क्या हो गया शेखावत। तो
तो मैं बोला साहब ऐसे ऐसे हमारा एक जवान है और उसका कोई ऐसी समस्या है, वो बेचारा रो रहा है और उसको छुट्टी भेजना है। तो बोले यार उस CHM और कोरों को मैंने बता दिया था, तो तेरे समझ में नहीं आती, मेरे को सब समझ में आती नहीं आती, वो लोग उसकी समस्या बता नहीं पा रहे, मैं तो अपना मानकर आपको बताने आया हूँ। हरियाणा के वो साहब थे, बोला ऐसा थोड़ी होता है, तेरे गाड़ी से मैं भेज दूंगा रो। तो हालांकि मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैं बोला ठीक है, मैं सिर्फ मेरा फर्ज था आपको बताना, और आप ये नहीं सोचना कि आप लास्ट अथॉरिटी हो। मैंने उसको उसी समय बोल दिया, मगर आपसे ऊपर भी कोई बैठा है और आप करो ना करो, या CHM डर सकता है, वो सीनियर जेशू डर सकता है, रविंद्र शेखावत तो डरने वाला नहीं है। और आप मेरा अच्छे से जानते भी हो, CO को फोन मिलाना मेरे हाथ में, मैं मिलाऊंगा। मैं इतना कहकर निकलने वाला था, बोला जब मैंने बोल दिया कि कोई CO से बात नहीं करेगा, नहीं जाएगा, तो तू कैसे करेगा। मैं बोला साहब आपका चैनल था वो, और मैंने थ्रो कर दिया, मैं क्या करता हूँ वो मेरी आपको पहले भी पता है, और या आप कहो तो यहीं मिला दूं फोन, या बाहर जाकर मिलाऊं। तो थोड़ा सा गुस्से हुआ, मैं बुलाता हूँ उसको, वो बुला ले जिसको बुलाना है, क्योंकि मेरे को उससे कोई, मुझे तो पहले ही ये था कि मैंने अपना सर्विस मेरी कंप्लीट ही थी और मैं अपनी जगह फिट हूँ, तो डरने की जरूरत नहीं। और दूसरे के लिए जब मैं लड़ता था, मैं जब तक नहीं लड़ता था तो मेरे सिर टेंशन में आ जाता था, सिर दर्द होता था कि उसकी समस्या हल करनी है। बेचारा वो रो रहा है, वो उसकी हिम्मत नहीं तो मेरी हिम्मत है, और मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, उसके हाथ में कुछ था भी नहीं। यह है कि ऐसी चीज़ों में कई बार फालतू में जूते हुए, फौज की भाषा में जूते या गालियाँ खानी पड़ती है, और ऐसी टाइम में मैं गालियों का जवाब भी अपने हिसाब से दे देता था। मैं बाहर जाकर फोन लगाने की कोशिश की, इतने पीछे पीछे वो आ गया, लुंगी पैर रखा था उसमें, बोला रुक रुक शेखावत, बोला ठीक है उसको बुला। मैं बंदे के पास गया, मैं बोला चल तू साहब के पास अभी। तो उसको डरा दिए, बोले इसको खुद को डांटा है, तेरे को भी डांटेगा। बोला सर डांटेंगे। बोले कोई बात नहीं, तेरी समस्या है ना, अरे खाएगा थोड़ी, 2 जूते मारेगा, 2 गाली बकेगा, वापिस आ जाना, फिर मैं तेरे लिए इसी से बात करूंगा, ये मेरी वादा रहा, पर तू चल। फिर मैं उसको लेके गया, तो उसको हालांकि जाते बोले डांटा, रो रहा है, फलाना है, फौज में मैं जो ऐसे आते हैं होते। फिर उसको शांत करके बोला क्या कर, बोला ऐसे मेरे को छुट्टी जरूरी है, कोई उसका इमरजेंसी काम था। बाद में बोले हाँ ठीक है इसको भेज दो, छुट्टी बुलाकर उसको छुट्टी मिल गई। फिर मेरे को बोला तू यार ऐसा है फलाना ढिगड़ा। मैं बोला साहब आप बोल सकते हो, कोई टाइम में मुझको, आप जब नए नए आए थे इससे भी ज़्यादा रो गए थे जब आपसे वो गलती हुई थी। बोले यार वो तो ऐसी ही थी, मैं ऐसी होती, आज इसके लिए भी ये रो रहा है, इसकी बेचारी की सिर्फ छुट्टी की समस्या है, और आप रो रहे थे गलती करके भी। मैंने उस समय उसको बोल भी दिया। फिर बाद में बोला अरे यार कोई नहीं शेखावत, तो ऐसे हो जाता है, हम तो ग्राई हैं, एक जगह के हैं। क्योंकि उस समय हमारा हरियाणा राजस्थान का एक ग्रुप सा ऐसे बोलते ना कि भाषा मिलती थी, तो बोले यार हम तो ग्राई हैं। मैं बोला ग्राई वही होता है जो किसी की समस्या सुने। तो कुछ ऐसे भी अफसर होते हैं। और एक साउथ साइड के थे, छोटी सी कोई वीडियो लंबा हो जाता है, एक साउथ साइड का भी एक हमारा इसी तरह, उस जो नया नया ग्रुप था उसमें, ये हरियाणा के थे, एक उसका वो कैप्टन बन गए थे उस समय, नाम तो मेरे को उनका याद है लेकिन इसमें बोलूंगा, वो अभी हमारे CO बनकर चल जा चुके हैं। तो वो किसी गेम के अंदर हमारी बहस हुई थी उससे, और गेम में बहस हुई, उस समय वो अर्जुनन की ड्यूटी कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को कुछ भाषा ऐसे ही बोल दी थी, तो उसी भाषा में मैंने उनको रनिंग में गेम के अंदर ही धक्का मार दिया था। हालांकि वो गेम था, मेरा दिमाग इस प्रति में नहीं था कि मैं उसको धक्का मारूं, मतलब, और गेम भी हमारा जो था उसमें, मतलब उसी एंगल में मैंने खाली उसको रनिंग में ही ऐसा किया था। तो वो उस बात की खुंदक ले लिया, तूने जानबूझकर किया है। फिर उसने मेरे को जब ऑफिस में बुलाया, वहाँ भी बोला, तो मैंने बोला साहब ऐसा कुछ नहीं है, वो गेम था और गेम के हिसाब से भी कुछ हुआ था। फिर वो ज़्यादा कर रहा था, मैं बोले चलो CO के पास चल लो, ऐसा है तो। मैं मेरे कंपनी कमांडर को भी बताया, मेरे को गेम के लिए ये मेरे को यहाँ खड़ा कर रहा है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर मैं CO की तरफ जाने लगा, तो बोले नहीं रहने दे चल छोड़, लेकिन आगे से ध्यान रखना। मैं ठीक है ध्यान रखूंगा। वो छोटी सी बहस वो CO बन के आया था हमारा। उस समय किसी काम के सिलसिले में जब मैं कोई इंटरव्यू के लिए उनके पास गया था, तो कोई छोटा मोटा कोई ऐसे ही पंगा ही चल रहा था, तो उसके पास गया था, तो उसने मेरे को देखते बोला तेरे साथ तो मेरा भी कोई पंगा हुआ था। हालांकि मुझे याद था वो, और हो सकता है उनको भी याद हो या नहीं याद हो। बोले तू तो यार मेरे को भी याद है, तू हमेशा ही मतलब ऐसे रहता है टाइगर की तरह। मैं बोले साहब ऐसा कुछ नहीं है, छोटी सी जो बात है आप इस बात की करो
फिर उसने बोला हाँ यार, लेकिन मैं आज जिस कुर्सी पर बैठा हूँ, उस बंदे ने मतलब ये चीज़ें बोली कि मेरे को याद आ गया तेरी वो किस्सा, लेकिन उस चीज़ को रिलेटेड करते हुए मैं आज तेरे को इस चीज़ के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा। और उसने किया भी नहीं। जो हमारी चीज़ें थी वो नॉर्मली बातों में उसने उस मसले को हल कर दिया। फिर बाद में वो वहाँ से जब ऑफिस से निकले बाहर मिले तब बोले हाँ शेखावत, मेरे को याद आ गया, तूने उस दिन गेम में मेरे को धक्का दिया था। मैं बोले साहब मैं तो उस दिन भी बोला था कि वो धक्का सिर्फ गेम से रिलेटेड था। बोले नहीं नहीं तेरा था तो खुंदकी। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं था। फिर बाद में उसने बोला कि वो चीज़ें हम जब कुर्सी पर बैठे हैं तो छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। तो कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो भूल जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें की हुई अच्छाई को भी भूल जाते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ है कि उन चीज़ों को सीईओ बनने के बाद निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें साफ झलक रहा है कि कहीं ना कहीं इस बंदे से कोई खुंदक हुई है। नहीं तो ओबीसीटी बंदा जो वजन भी घटा रहा है और वो चाहे तो आराम से सर्विस कर सकता है, लेकिन ये श्रीमान उससे खुंदक निकाल रहे हैं। या दूसरा कारण ये है कि जो दूसरे कई बार जिनको भेजना चाहिए वो इनकी चमचागिरी में लगे होते हैं। बहुत सी बार हमारे पास भी आता है कि सर सर्विस पूरी होगी फिर भी मैं बढ़ाना चाहता हूँ, कैटेगरी भी हूँ, उन लोगों की बढ़ा दी जाती है। जो 22, 23, 24 कर गए वो उनकी बढ़ जाती है। जेसीओ जो पूरी कर गया वो बढ़ाना चाह रहा है उसकी बढ़ जाती है। क्यों? वो टेल लगा लेते हैं। किसी की 15 पूरी हो गई, 17 हो गई तो भी +2 कर रहा है, कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि वो सीईओ साहब के घर में उसकी बुक पॉलिश कर रहा है, वो अपना उनके बच्चों के काम कर रहा है। तो ऐसे चीज में जो कमांडिंग ऑफिसर है उनको देखना चाहिए, और खासकर हमारी सरकार को और सेना अध्यक्ष साहब को इन चीजों पर चिट्ठी लिखनी चाहिए अगर ये सरकार के नियम है तो, या सरकार के उस ऊपर जो हमारी फिजिकल टीम बैठी है जिन्होंने ये घटिया नियम अभी निकाले हैं और इन नियम को फायदा ये घटिया लोग उठाकर इसे कर रहे हैं, इन चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो इन्फेंट्री सोल्जर फिर वहाँ जो ड्यूटी बेचारा दे रहा है वो किस दिमाग से ड्यूटी देगा कि भाई मैं तो यहाँ ड्यूटी पे हूँ, फिर तुरंत ऐसे ऐसे बंदे हैं जो बेचारे टर्नओवर से हटकर ड्यूटियाँ दे रहे हैं। स्ट्रेंथ कम है आज, जहाँ फिक्स होता है कितने ही दिन ड्यूटी दे रही है उससे एक्स्ट्रा भी ड्यूटी दे रहे हैं अपनी रेजिमेंट के इज्जत के लिए, अपनी फौज को चलाने के लिए। लेकिन उसका सिला अगर ऐसा लोगों को मिलेगा तो बहुत गलत है। आपको ये बता दूं, इसके 2 छोटी बहन हैं, एक माताजी है, पिताजी है नहीं, एक भाई है छोटा, बैंक से लोन है। अब उस चीज को ये कैसे वो करेगा? आज इसको भेज दिया गया किस स्थिति में, आज इनकी फैमिली, इनकी माताजी, मैंने बात किया, उनका हाल ये है कि साहब हम तो सड़क पर आ जाएंगे, कैसे काम चलेगा? अब इसमें कितनी पेंशन वो बनाते हैं या क्या करते हैं, कितना टाइम लगेगा, और फिर इसका आगे क्या होगा? यानी जैसे मैं कल परसों सुन रहा था ना, एक उसका जो सीआरपीएफ का था, हालांकि वो तो जो उनके डीजी ने कहा था, एक भाटी साहब ने, तो वही बात आ गई ना कि भाटी साहब हैं जो उन्होंने अपने दिल से कहा था कि जवानों के ऊपर पनिशमेंट देते हुए या उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने से पहले ये ध्यान दें कि वो कार्रवाई उनके बच्चों को इफेक्ट ना करे। तो ऐसी चीजों में आज सर ये दिख रहा है कि इनका लोन है, 2 छोटी बहनें हैं, उनकी शादी होनी है, माताजी है, पिताजी है नहीं, गरीब परिवार से हैं, और आज वो सीईओ चाहे तो आराम से सर्विस करा सकता है, लेकिन वो इनको भेज रहा है। तो ये गलत है या सही है, इस पर कॉमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें। अगले वीडियो में मैं उन सीईओ साहब का नाम, सेंटर कमांडेंट जो फ़ोन नहीं उठा रहे मेरे, उसमें बाकायदा स्क्रीनशॉट के साथ वो चीज़ें ज़रूर भेजूंगा। लेकिन आप सबसे जवानों से कहना चाहता हूँ, फिजिकल कोशिश करें, स्टैंडर्ड को मेंटेनेंस रखें। लेकिन कुछ लोगों का बोलते हैं ना कि कुदरती है, वो बोल रहा है कि मैं भर्ती 75 kg का हुआ था, फिर धीरे धीरे ज़्यादातर फील्ड में रहा, बढ़ गया, हालांकि कभी 90 से ऊपर नहीं गया और धीरे धीरे उतर कर नीचे भी आ जाता है फिर बीच में आते ही। और फिर क्या फौज को बिल्कुल वो बनाना चाहते हो कि चाइनीज आर्मी, जो बीच में साला देखा था ना, हमारे सिख रेजिमेंट गई थी जिससे कैसे डर के भागते हैं। तो कुछ दमदार ऐसे नॉर्मल कोई जो ठीक है वो बना हुआ है, स्टैंडर्ड को मेंटेनेंस रखें। लेकिन जो कोर्ट कहता है कि उसकी मिनिमम जो सर्विस है कराई जाए और फिर भेजा जाए, तो वकीलों की जेब भरनी है और इनको जूते खाने हैं तो बात अलग है। लेकिन कई बार में ऐसा है कि ऐसे समय में डेट निकालते हैं जहाँ बंदा कोर्ट में पहुँचते पहुँचते भी मुश्किल हो जाता है। कई लोगों को कोर्ट की प्रक्रिया ही पता नहीं, कई वकील अच्छे से नहीं ढूंढ पाते हैं, तो समस्या बहुत आती है। बाकी वीडियो देखें, शेयर करें, चैनल से जुड़े और साथियों को जोड़ें, और जो मेरा नंबर है सेव करके रखें, भविष्य में आपको जो काम आएगा। यही मेरा नंबर 8290354513 82903545।